कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज मैं क्लास 10th में लड़कों का जो पहला पीरियड होता है उसको आज अटेंड नहीं कर पाया। थोड़ा मुझे आने में लेट हो गया और लेकिन मैं वीडियो सेशन में जो कंटिन्यू इंडियन हिस्ट्री जो इतिहास का पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, और जिसमें आज ये इतिहास के पोर्शन का अंतिम पार्ट है, लास्ट चैप्टर है। इसको हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जैसा इसके टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है, भूमंडलीकृत। भूमंडलीकृत का मतलब का ग्लोबल, ग्लोबल दुनिया। दुनिया ग्लोबल कैसे बनी, किस प्रकार से विश्व ग्लोबल बना, इसकी शुरुआत कब से हुई, और शुरुआत से लेके इसके बाद की परिस्थितियां किस तरीके से बदलें, इसको हम समझेंगे। आप यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम इसमें जब भूमंडलीकृत विश्व के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब दुनिया में एक कारोबारी संबंध शुरू होता है, जब दुनिया में एक व्यापारिक संबंध शुरू होता है, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो और चाहे वो साम्राज्यवादी विचार के तहत उत्पन्न एक विचार हो, चाहे एक औपनिवेशिक सोच हो, और चाहे यात्राओं के माध्यम से हो, जिस भी तरीके से पूरी दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों का संपर्क हुआ, इसी संपर्क के माध्यम से भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण होता है। अब उस निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारण आएंगे और कौन कौन से प्रभाव दिखाई देंगे, इसको हमें समझना है। सामान्य रूप से जो व्यापारिक संबंध है पूरी दुनिया का, प्राचीन काल से ही यही भूमंडलीकृत विश्व का प्रमुख आधार बना है। यही भूमंडलीकृत विश्व का प्रमुख आधार बना है, और ये आधार जो है इस क्रम में हम आपके सामने लेके आए हैं कि पहले जो ये व्यापारिक संपर्क था वो किस रूप में हुआ। तो दुनिया में जो ये व्यापारिक संपर्क था, ये शुरुआत में एशिया और यूरोप के बीच में हुआ, जो स्थलीय व्यापारिक संपर्क के रूप में विकसित हुआ। और ये स्थलीय व्यापारिक संपर्क जो है रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसी एक तय रूट होता था, एक फिक्स स्थलीय मार्ग होता था जो प्राकृतिक रूप से सपाट और वो मार्ग के रूप में ही व्यवस्थित दिखाई देता था। और इस पूरे गलियारे को रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि प्रारंभ में इस मार्ग से रेशम का ही निर्यात किया जाता था, और मुख्यतः चीन के रेशम का निर्यात यूरोप के देशों को किया जाता था। और इन्हीं रेशमों के निर्यात के फलस्वरूप ये व्यापारिक संपर्क एशिया और यूरोपीय देशों के बीच में हुआ, एशिया और अरब देशों के बीच में हुआ, एशिया और अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ। तो इन शुरुआती प्राचीन प्राकृतिक मार्गों को रेशम मार्ग जाना गया। अब चूंकि व्यापार के ही फलस्वरूप एक मार्ग निर्धारित हो गया, और उस मार्ग का परिणाम यह हुआ कि जो एक क्षेत्र की दुनिया है वो दूसरे क्षेत्र की दुनिया से मिल रही है, एक क्षेत्र के जो लोग हैं वो दूसरे क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये व्यापार के साथ साथ एक संस्कृति का भी संपर्क हो रहा है, व्यापार के साथ साथ एक संस्कृति का भी संपर्क हो रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप, इस संस्कृति के परिणाम स्वरूप एक भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें अब उस समय उतने तकनीक इतनी आधुनिक नहीं थी, ना आधुनिक संसाधन थे, उसके बावजूद भी इन व्यापारिक संपर्क मार्गों के माध्यम से ही दुनिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जुड़ी हुई थी। अब यूरोप का सामान भारतीय बाजारों में और जो है चीनी बाजारों में या एशिया के और बाजारों में, और भारतीय सामान और एशिया का जो उत्पाद था, जो भी सामान थे वो यूरोप के बाजारों में, अफ्रीका के बाजारों में,
वो अरब के व्यापारी अरब के बाजारों में ये तभी संभव हो पाया जब ये व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। और इन प्राचीनतम व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन मार्गों का विकास ही बहुतायत रेशम के उत्पाद के निर्यात और आयात के लिए ही बना। यह प्राचीनतम स्रोत है भूमंडलीकृत विश्व के स्वरूप का। अब आते हैं इसके दूसरे चरण पे। अब जब व्यापार के उद्देश्य से मार्ग का विकास हो गया तो आदमी हर चीज अपने पेट के, अपने जो है भोजन की आवश्यकता के लिए ही तो कर रहा है, चाहे पैसा कमा के करे चाहे प्रत्यक्ष करे। तो इन व्यापारिक मार्गों के फलस्वरूप ही विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का भी आदान प्रदान इन क्षेत्रों में होता था। जैसे जब एशिया का व्यापार यूरोप के देशों से हो रहा था तो यूरोप का जो खाद्य पदार्थ था वो एशिया के देशों में आने लगा। जो वहां बोई जाने वाली फसलें थी वो एशिया महाद्वीप के देशों में आने लगी, और जो एशिया महाद्वीप की बोई जाने वाली फसलें थी वो यूरोप महाद्वीप में जाने लगी, अफ्रीका महाद्वीप में जाने लगी। इस प्रकार से खाद्य पदार्थों का भी आदान प्रदान होता है, जिससे हर देश के, हर महाद्वीप के खाद्य पदार्थों में विविधता आती है। और इस विविधता का परिणाम यह होता है, इन विविधता का परिणाम यह होता है कि सांस्कृतिक उत्थान होता है, सांस्कृतिक उत्थान होता है। और इन सांस्कृतिक उत्थान का परिणाम यह होता है कि विभिन्न 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 प्रकार की संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती हैं। अच्छा, अब यहां देखेंगे कि जब भोजन एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान का जब आदान प्रदान होता है तो विभिन्न समस्याएं भी तो आदान प्रदान होंगी। जैसे जो यूरोपीय महाद्वीप में फैलने वाली जो बीमारियां थीं, जो वहां के व्यक्तियों के माध्यम से एशिया महाद्वीप में आईं, और उन बीमारियों का परिणाम यह हुआ कि अब जहां पे जो बीमारी है वहां पे प्रकृति उन लोगों को उस बीमारी से लड़ने की एक क्षमता प्रदान कर देती है। लेकिन जब किसी नए जगह पे वो बीमारी जाती है तो उन लोगों के अंदर प्राकृतिक रूप से उस बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं रहती है, जिसका परिणाम ये होता है कि लोगों की मृत्यु होने लगती है। अब भयंकर बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु होने लगती है प्राकृतिक रूप से उस बीमारी के कारण, जिसमें प्रमुख था प्लेग, चेचक। ये ऐसी महामारियां थीं, जैसे वर्तमान समय में ही आप देख लीजिए, कोरोना फैली चीन से, अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। ये तभी हो पाया क्योंकि दुनिया ग्लोबल है, दुनिया भूमंडलीकृत है। इसलिए एक जगह की समस्या, एक जगह का उत्पाद पूरी दुनिया को मिल रहा है, तो सुविधाएं ही नहीं, बीमारियां और समस्याएं भी मिल रही हैं। तो इस तरीके से जो बीमारियां हैं उनका भी आदान प्रदान हुआ। अच्छा, कुछ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इधर उधर जा रहे थे और कुछ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उस समय, वो पूरी दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे कब्जा कर रही थी, उन पे अधिकार जमा रही थी। और जब अधिकार जमाने के लिए वो जाती थी तो अपनी सेना के साथ, अपने पशु संसाधनों के साथ वो जाते थे, और वो अपने यहां की जो बीमारियां और समस्याएं थी उनको भी वो साथ लेके जाते थे, जिसका परिणाम ये होता है ये समस्याएं और ये बीमारियां उस नए क्षेत्र में जाके महामारी का रूप ले लेती हैं, और वहां पे लाखों लोग जो है मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, यानी मृत्यु का निवाला बन जाते हैं। अब ये श्रृंखला चलती है दुनिया में उस समय जब 18वीं शताब्दी का समय चलता है। यूरोप के यात्रियों ने दुनिया की खोज का अभियान चला रखा था। वो विभिन्न देशों की खोज के यात्राओं पे निकलते थे। भारत में वास्को डी गामा आया, अमेरिका की खोज के बहाना भारत पहुंच गया, और एक था वो भारत खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गया।
यहां आया तो भारत के संसाधनों को देखा, और भारत के संसाधनों को देखने के साथ साथ उसने एक अलग समुद्री मार्ग की खोज की, और उस समुद्री मार्ग की खोज के साथ ही वो अपने यहां के लोगों को एक जो है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र के बारे में बताने में सफल हुआ। जैसे होता क्या था, यूरोप में यूरोप ठंडा प्रदेश है, वहां 8 महीने शीत ऋतु रहती है, और हमारे यहां 8 महीने गर्मी की ऋतु रहती है। तो वो ठंडी की ऋतु के चलते अब वहां पे ज्यादातर साग सब्जियां नहीं होती हैं, वो मांसाहार का ही सेवन करते थे यूरोपीय देश। और यूरोपीय देश जो मांसाहार का सेवन करते थे, उनके साथ समस्या एक आई। वो 8 महीने तो अपने मांसाहार को सुरक्षित रख लेते थे, लेकिन जो गर्मी के 4 महीने रहते थे, उस बीच में उनके सारे के सारे जो मांस के उत्पाद थे जिनको वो सुरक्षित रखे रहते थे, वो सारे सड़ने लगते थे। परिणाम ये होता था कि वहां एक तो भोजन की कमी थी ही, और उनका जो मांसाहार था वो भी खराब होने लगता था। तो जिसको संरक्षित रखने के लिए वो विभिन्न प्रकार के उपाय करते थे, और इन्हीं उपायों की तलाश में उनको पता चला भारत के बारे में, और वो भारत देश की खोज में निकल चुके। और जब वो यहां आते हैं तो यहां के मसालों के द्वारा वो अपने यहां के मांसाहार को सुरक्षित रखने में सफल रहते हैं। कई दिन तक उनका मांसाहार सुरक्षित रहता है। खांसी, ये तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अब होता क्या है कि वो एक यात्री आया और उसने अपने लोगों को इसके बारे में बताया। अब वहां के सभी व्यापारी और सभी यात्री ऐसा जान के भारत के इन मसालों की प्राप्ति के लिए भारत की तरफ रुख करते हैं, और शुरुआत में वो अपना व्यापारिक दृष्टिकोण ही अपनाते हैं, लेकिन बाद में आके अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षा के तहत भारत के क्षेत्र पर भारतीय उपमहाद्वीप पे अधिकार कर लेते हैं। ये कहानी भारत की है। समय उन शुरुआती समयों का है जब विभिन्न मार्गों का खोज हो रहा था। व्यापारिक प्राकृतिक रास्तों के माध्यम से ही व्यापारिक गतिविधियां चलती थीं। मानवीय सभ्यता अभी पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाई थी, उसके जुड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार होना शुरू होता है। अब जब साम्राज्यवादी नीतियों का विस्तार होता है तो इसमें सबसे आगे रहते हैं यूरोपीय देश, क्योंकि समुद्र पे इनका अधिकार था। अधिकार का मतलब यह है कि ये समुद्री मार्ग का उपयोग करना जानते थे, इसलिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने इस संसाधन का विकास किया, और समुद्री संसाधन के विकास के फलस्वरूप ये दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में पहुंचने में सफल हुए। ये अमेरिका में भी पहुंचते हैं, और अमेरिका के जो मूल निवासी हैं रेड इंडियन, उनसे इनका युद्ध होता है, उनको ये पराजित करते हैं और उनके क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। विस्तृत भूभाग पाते हैं अमेरिकी महाद्वीप का वो, जहां पे वो कृषि करते हैं, अपने कृषि उत्पाद का विकास करते हैं, पशु संसाधनों का विकास करते हैं। कृषि और पशुपालन का कार्य होता है, जिससे वो अनाज के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, और दुनिया भर में मांस के उत्पाद के लिए वो पशुओं का पालन करते हैं। ये सारी चीजें व्यापार से तो शुरू होती हैं, लेकिन एक विस्तृत साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के साथ अपने चरम पे पहुंच जाती हैं। अब क्या है कि ये परिस्थिति जो बनी हुई है, साम्राज्यवादी नीति यूरोपीय देशों की, इसमें शामिल है ब्रिटेन, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, डच, ये सारी शक्तियां शामिल हैं। बाद के कुछ वर्षों में रूस भी शामिल है, और इसका परिणाम यह होता है
कि यूरोपीय ताकतों का विस्तार दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में हो जाता है और इसमें सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरता है ब्रिटेन, जिसने अमेरिका महाद्वीप पे भी कब्जा किया, अफ्रीका महाद्वीप के भी अधिकांश हिस्सों पे कब्जा किया, एशिया महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पे कब्जा किया। और भी ताकतें थीं, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, स्पेनिश थे, ये सब भी थे। लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति का विस्तार ब्रिटिशर्स करने में सफल हुए, क्योंकि ये समुद्री ताकत पे अपनी नौसेना का लोहा मनवा चुके थे। अब चीजें क्या होती हैं कि जब विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों पे कब्जा हुआ और विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में जानकारी हुई, तो मानव श्रम की भी आवश्यकता हुई, क्योंकि अगर जो काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो इन सारे संसाधनों का वो दोहन कैसे कर पाएंगे। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप से हट्ठे कट्ठे और तगड़े लोगों का व्यापार शुरू हुआ, उनको गुलाम कहा गया और जबरदस्ती उनको पकड़ के और दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में ले जाके उनसे मजदूरी कराया जाता था, उनको बेचा जाता था। और जो धनाढ्य व्यापारी वर्ग थे वो काम के लिए उन लोगों को खरीदते थे। ये स्थिति बन चुकी थी। इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका था कि वो वस्तु और जीव में फर्क ही नहीं समझ रहा था, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिखाई दे रहा था। अमेरिका में गए हुए यूरोपीय देश वहां के मूल निवासियों को किसी अधिकार का ही नहीं समझते थे और उनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया जाता था। जो लड़ाई आज भी अमेरिका में दिखाई देती है काले और गोरे लोगों के बीच में, रेड इंडियंस जो वहाँ के मूल लोग हैं और जो वाइट पीपुल जो ब्रिटिशर्स की नस्लें हैं वो वहाँ पे हैं। भारत के भी बहुत सारे लोगों को, भारत के भी उत्तर भारत के लोगों को, बिहार के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, इन लोगों को गन्ने की कृषि के लिए ब्रिटिशर्स जो है अनुबंध के आधार पे, एग्रीमेंट के आधार पे कैरिबियाई द्वीप समूहों में लेके जाते हैं और वहां पे गुआना हुआ, सूरीनाम हुआ, सेशल्स हुआ, इन सारे देशों में ले जाके, ट्रिनिडाड एंड टोबैको हुआ, इन सब देशों में ले जाके वहां पे इनसे वो मेहनत मजदूरी कराते हैं और गन्ने के उत्पाद और कृषि के मजदूर के रूप में उनको वो उन देशों में ले गए रहते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। इसी बीच में 19वीं शताब्दी आ जाती है और दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की मार झेलती है। प्रथम विश्व युद्ध की मार झेलती है। प्रथम विश्व युद्ध के भी केंद्र में प्रमुख कारण ही आर्थिक था, व्यापारिक उपनिवेशों पे अधिकार ही था। जो छोटी छोटी ताकतें थी उपनिवेशिक, ये अपने शक्ति का विस्तार करना चाहती थी, लेकिन यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप इनका विस्तार हो नहीं पा रहा था, जिसके चलते प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध उन्हीं स्वार्थी ताकतों के बीच में ही हुआ जो पूरी दुनिया में अधिकार करना चाहती थी। ये यूरोपीय राष्ट्र थे जिन्होंने अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को भी विश्व युद्ध में ढकेल दिया और अपार जन संसाधन की हानि होती है, अपार धन संसाधन की हानि होती है, लाखों लोग मार दिए जाते हैं, लाखों बेघर हो जाते हैं। पूरी दुनिया इनसे प्रभावित रहती है और उसके बाद विश्व की शांति के प्रयास का ये एक ढोंग भी करते हैं, लीग ऑफ नेशंस बनाते हैं। और ये लीग ऑफ नेशंस बनाते हैं यूरोपीय देश और खुद ही उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के बल पे अपने सामने आने वाले हर उस देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं जो इनके समकक्ष आगे निकलने का प्रयास कर रहा था। जैसे यूरोप में इंग्लैंड एकमात्र सबसे ताकतवर देश बना रहना चाहता था और वो प्रथम विश्व युद्ध का विजेता देश था। उसने जर्मनी पे जबरदस्ती वारसाई की संधि थोप दी और संधि थोपने का परिणाम यह हुआ कि वहां के लोग एकदम उत्पीड़ित हो चुके थे अपने आसपास के उन देशों के प्रभाव से, और इसीलिए जर्मनी फिर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का भी कारण बनता है। वहां हिटलर नाम का एक व्यक्ति आता है और द्वितीय विश्व युद्ध भी वो शुरू करता है
और दुनिया को भयंकर युद्ध में झोंक देता है, जिसमें 6 करोड़ के आसपास लोग मरते हैं। ये उस समय की दुनिया की 4% आबादी थी। अंदाजा लगाइए कितने लोग मरे होंगे। ये तो मरे लोगों की संख्या है, पता नहीं कितने होंगे जो बेघर हो गए होंगे। खैर, अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच में यूरोप की स्थिति है। प्रथम विश्व युद्ध के आसपास यूरोप में एक कॉर्न लॉ लाया जाता है। कॉर्न लॉ का मतलब होता है मक्के की खेती। मक्के की खेती से यह कहानी शुरू होती है, मक्के की उपज से। होता क्या है कि अपने यहां के जो कृषि होती है, अपने यहां की कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ये इंग्लैंड जो है दूसरे देश से आने वाले मक्के के आयात पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता है। मक्के के आयात पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता है, जिससे जो मक्के का रेट होता है वो इतना बढ़ जाता है कि घरेलू लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। और फिर इसका विरोध होने लगता है, इस कानून का। बाद में वहां की सरकार इस कानून को समाप्त कर देती है। अब जब उस कानून को समाप्त कर देती है तो दूसरे देश से आने वाले जो मक्के की मात्रा है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो घरेलू क्षेत्र में पैदा होने वाली कृषि उपज है उसके दाम की तुलना में जो बाहर से आने वाली मक्के की उपज है वो बहुत ही सस्ती रहती है, और जिसके चलते उसी को लोग खरीदना पसंद करते हैं। और उसको खरीदना पसंद करते हैं जिसके चलते जो घरेलू कृषि से उत्पादित मक्का होता है उसकी मांग बहुत कम हो जाती है, और लोग जो किसान होते हैं उनकी उपज बेकार हो जाती है, और कृषि क्षेत्र में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी का परिणाम यह होता है कि लोग मेहनत मजदूरी के लिए शहरों की तरफ भागते हैं। अब शहरों की तरफ जब वो भागते हैं तो वहां पे तेजी से शहरीकरण का विकास होता है, क्योंकि यूरोप में भाप की शक्ति का विकास हो चुका है और तकनीक का प्रयोग करना यूरोपीय राष्ट्र जान चुके हैं, और इसमें सबसे आगे इंग्लैंड रहता है। वो इसी शक्ति के बल पे वहां पे बहुत सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे का विकास तेजी से करता है, और जिसके चलते वहां पे फैक्ट्रियां बनती हैं, और फैक्ट्रियों के चलते शहरीकरण का विकास होता है। दुनिया से वो कच्चे माल को लाते हैं और तैयार माल को बना के पूरी दुनिया में बेचते हैं, और कुछ देशों को तो खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसी स्थिति वो इसलिए बना पाने में सफल होते हैं क्योंकि दुनिया में उनका उपनिवेश था, उनका साम्राज्यवादी क्षेत्र था। भारत की स्थिति से उसको कंपेयर करते हैं। जैसे भारत में क्या था, भारतीय कपास पे, भारत का जो कपास था ये कच्चे माल के रूप में वो ले जाते थे हमसे कम कीमतों पे, और वहां से कपड़ा बना के हमारे ही भारत के बाजारों में उसे बेच देते थे, और वो हमारा कच्चा माल सस्ते में ले जाते थे और अपना कपड़ा बना के हमें महंगे में बेचते थे। अब उद्योगों में बना हुआ जो कपड़ा था वो भारत के सामान्य काश्तकारों द्वारा बनाए गए कपड़े की तुलना में बहुत अच्छा था, और जल्दी उसकी प्राप्ति हो जाने के चलते वो उसकी डिमांड भी ज्यादा थी। और बाद में सरकार ने भारत के बाजारों से बने हुए कपड़ों पे इतना आयात शुल्क, इतना टैक्स लगा दिया कि दुनिया में इसका व्यापार कम हो गया। लोग इसको खरीदना ही नहीं चाहते थे क्योंकि ये इतना महंगा हो जा रहा था। इस तरीके से वो जो घरेलू बाजार होता था, ये इंग्लैंड भारत के घरेलू बाजार की कमर लगभग तोड़ ही दिया। अब चीजें आती हैं कि इन सारी चीजों के साथ साथ व्यापार हो रहे थे, तकनीकों का विकास हो रहा था, साम्राज्यवादी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, युद्ध का भी दौर था। तो इस बीच में भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दुनिया अनाज के साथ साथ मांस पे भी निर्भर थी,
और इस मांसों के लिए पशुओं का पालन होता था, पशुपालन होता था। और पशुपालन होने के साथ साथ वहां पशु की बीमारियां भी होती थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती थी। इन्हीं पशुओं के माध्यम से, इनके संपर्क में रहने वाले इंसानों के माध्यम से। इसी बीच में एक बीमारी बहुत चली जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट एक पशुओं की बीमारी थी जिसे पशुओं का प्लेग कहा जाता था। इस बीमारी के हो जाने के चलते लाखों लाख पशु जो है अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में मर गए। और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे पशुओं को तो मार दिया गया जान के, क्योंकि इस बीमारी का संक्रमण और पशुओं में न फैले इसके लिए उनकी हत्या कर दी गई। तो अचानक से दुनिया में मांस की कमी हो गई। और चूंकि युद्ध की परिस्थिति थी, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पे चल रहा था। और यूरोप महाद्वीप के जो देश थे जो अनाज का उत्पादन करते थे, खासतौर से गेहूं का, दुनिया में जो रोटी की मांग की पूर्ति होती थी वो ज्यादातर अपने ही तरीके से कर देते थे। लेकिन यूरोप में युद्ध छिड़े होने के चलते जो यूरोप के मैदान थे वहां की गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी थी। और लोगों का पेट भरने का जो सबसे प्रमुख साधन था वो मांस ही था। और मांस के लिए जो पशु थे उनमें बीमारी फैल चुकी थी। इसलिए एक भुखमरी की स्थिति आ गई। और भुखमरी की स्थिति के साथ साथ महामंदी की भी स्थिति आ जाती है। व्यापार प्रभावित हो जाता है। युद्ध के चलते जो आर्थिक संसाधन हैं वो देश के विकास, समृद्धि और लोगों के पेट भरने के संसाधन मुहैया कराने के जगह युद्ध के हथियार, गोला और बारूद खरीदने में उपयोग होने लगे। खाद्य पदार्थों की फैक्ट्रियां बंद होने लगी और भी सामानों के उत्पाद बंद होने लगे। उन सब के जगह सब कुछ युद्ध के सामान और हथियार बनाने में उपयोग होने लगे। मानव श्रम और पैसे का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने में होने लगा। ये हथियार उस समय के मानव विनाश का ही कारण बन रहे थे। यूरोप बर्बाद हो रहा था। पूरे के पूरे शहर जो है बमबारी से एकदम नष्ट हो गए थे। दुनिया के जो आर्थिक संसाधन थे वो तबाह हो चुके थे। ऐसी स्थिति में एक ही अर्थव्यवस्था ऐसी थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो ताकतवर और संपन्न बनी रही, वो अमेरिका था। अमेरिका युद्ध के बाद की परिस्थितियों को समझते हुए और दुनिया की आर्थिक ताकत यानी यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाता है अपने देश में। और वो सम्मेलन ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता है। इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो संस्थाएं बनती हैं, एक विश्व बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बच्चे भी इनको कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स ये अमेरिका में एक प्रसिद्ध होटल था जहां पे ये सम्मेलन बुलाया गया। यूरोप के देश और अमेरिका, इन्होंने, अब चूंकि अमेरिका यूरोपीय देशों का सहयोगी था, वो सोचता था कि अगर जो यूरोपीय बाजार और यूरोपीय अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी तो उसके द्वारा बनाए गए उत्पाद और वस्तुओं को कौन खरीदेगा। इसी कारण उसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया और जिसमें उसने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं को खड़ा किया। ये संस्थाएं 1947 से पूरी तरीके से काम करना शुरू कर चुकी थी। इन संस्थाओं के माध्यम से जो तबाह और बर्बाद हो चुके यूरोपीय देश थे उनको लोन मुहैया कराया गया, उनको आर्थिक मदद दी गई जिससे वो दोबारा खड़े हो सकें। ये सारा कार्य इन बैंक की संसाधनों के माध्यम से हो पाएगा, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो वो अपना विकास कर पाएंगे। खैर, अब चीजें आगे आती हैं। यूरोपीय देश धीरे धीरे आर्थिक मदद मिलने के चलते अपने पैरों पे खड़े होने लगते हैं। फिर से उद्योग धंधे, कल कारखानों का तेजी से विकास होता है। उन देशों में जो विकास की क्रियाएं हैं वो फिर से गति पकड़ लेती हैं। शहरीकरण का तेजी से विकास होता है। शहरीकरण का तेजी से विकास होने के चलते कृषि क्षेत्र में योगदान लोगों का कम होने लगता है और दुनिया में अनाज का संकट आने लगता है। और अनाज के संकट की भरपाई के लिए
अमेरिका जो है अपने विस्तृत क्षेत्रों के कृषि उत्पाद को यूरोपीय मार्केट में भेजता है और उस समय वो अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक बन के उभरता है। और उस समय हमारी परिस्थिति तो तात्कालिक आजाद हुए देश की थी। हम तो इतने संसाधन में थे ही नहीं कि अपने कृषि का विकास इस तरीके से कर पाएं कि हम अपने लोगों का पेट भर पाएं। लेकिन विकास का पहिया हमारे देश में भी चल चुका था। 66 और 67 के समय में हमारे यहां भी एक क्रांति आई जिसे हरित क्रांति कहा गया। परिणाम यह हुआ कि हम भी धीरे धीरे अपने कृषि पे आत्मनिर्भर होने लगे और अपने लोगों का पेट भरने में हम सक्षम होने लगे। इस बीच में जो औपनिवेशिक ताकतें हैं उनका अंत होने लगता है। जो दुनिया के देश थे, जो गुलाम थे काफी दिन तक, ये आजादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं और इनका संघर्ष रंग लाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी बना बैठा था इंग्लैंड, वो अब तबाह और बर्बाद तो नहीं हुआ लेकिन उससे कम भी नहीं हुआ और वो अपने सारे संसाधनों को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से समेटना शुरू कर दिया था। विभिन्न देश आजाद होते हैं और वो अपने पैर पे खड़े होने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और औपनिवेशिक ताकतें कमजोर हो चुकी रहती हैं। परिणाम ये होता है कि जो दुनिया ताकत के बल पे ही चल रही थी वो प्रेम, सद्भाव और व्यवहार के बल पे चलने लगी और धीरे धीरे जो व्यापारिक संपर्क था उसका विकास होने लगा और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संपर्क का विकास होने लगा और दुनिया में सद्भावना का माहौल कुछ तो विकसित ही हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया भूमंडलीकृत हुई, ग्लोबल हुई, एक दूसरे से लोग कनेक्ट हुए। आप मेरी आवश्यकता की पूर्ति करो, हम आपकी आवश्यकता की पूर्ति करें। इस सिद्धांत के साथ दुनिया आगे बढ़ने लगी और विश्व भूमंडलीकृत बन गया। हम इसी के साथ इस पाठ को समाप्त करते हैं। आपका कोई प्रश्न होगा, अगर जो डाउट होगा तो आप उसको कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। बाकी हमने अपने तरीके से इसका ओवरव्यू देने का प्रयास किया है। जय हिंद एंड गुड नाइट।